प्रॉपर्टी है जी नॉट फेस के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया अबाउट इंटरफेस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिशन एमबीबीएस। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने एक और लेक्चर को डिस्कस कर लेना है फ्रॉम सेल साइकिल। अगर आपको याद है, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था अबाउट इंट्रोडक्शन टू सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल चैप्टर का कंसेप्ट क्या है, और अगर आपने इसको लिंकेज कर लेना है बाकी चैप्टर के साथ तो आपने किस तरीके से थ्रू आउट चैप्टर को स्टडी कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने इस चैप्टर्स के ऊपर कमांड हासिल कर लेना है तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कुछ प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है सेल साइकिल के बारे में। यानी सेल साइकिल के अंदर हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था अबाउट सेल साइकिल, और फिर फर्दर सेल साइकिल के अंदर हमने कैटेगराइज किया था माइटोसिस एंड इंटरफेस। आज के लेक्चर में हमने स्टडी कर लेना है इंटरफेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेल साइकिल के अंदर इंटरफेस। लेकिन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, व्हाट इज इंटरफेस, दोबारा से मैं रिपीट कर लेता हूँ सेल साइकिल क्या है। अगर आपको याद है, मैंने डायग्राम से आपको अंडरस्टैंड किया था कि सेल साइकिल को हमने किस तरीके से डिफाइन किया था। इट इज अ सिक्वेंशियल इवेंट ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन, और इसके साथ एक और टर्म मैंने यूज किया था सेल कंस्टिट्यूएंट डबल। सेल कंस्टिट्यूएंट डबल से क्या मतलब था, यानी इसके अंदर जो अर्गिनली होंगे उसने भी डुप्लीकेट होना। और फर्दर क्या हुआ था, एंड इवेंचुअली जो सेल होता है वो डिवाइड होता है टू डॉटर सेल। तो इस तरह हमने सेल साइकिल को डिफाइन किया था। इसके अलावा कुछ और डिफिनेशन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे सेल साइकिल के बारे में। It is the time from the beginning of one cell divisions to another cell division is known as cell cycle। और फिर फर्दर सेल साइकिल के अंदर हमने डिस्कस किया था इंटरफेस के बारे में और माइटोसिस के बारे में। आज चूंकि हमने इंटरफेस के बारे में डिस्कस कर लेना है, इंटरफेस क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, डायग्रामेटिकली हमने अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके अंदर फिर फर्दर हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन आते हैं, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी कभार यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सेल साइकिल के अंदर इंटरफेस और माइटोसिस क्या है। क्योंकि आज हमने स्पेसिफिक इंटरफेस को स्टडी कर लेना है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम माइटोसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंटरफेस, सबसे पहले हमने इंटरफेस को डिफाइन कर लेना है। इंटरफेस क्या है? इट इज द पीरियड इंटरफेस क्या है? इट इज द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ अनदर प्रोफेस। अगर आपको याद है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेल साइकिल को डायग्राम से अंडरस्टैंड किया था। आज हमने इंटरफेस को भी डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेना है। देख ले, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है वो माइटोसिस के लिए है। अब सेल साइकिल के अंदर चूंकि दो फेज आते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर लेना है। अब यहाँ से जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इनके दरमियान जो कुछ भी हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? इंटरफेस। यानी क्या? इट इज द पीरियड, ये एक पीरियड है कहाँ पे? बिटवीन द एंड ऑफ माइटोसिस। यानी यहाँ पे चूंकि हमारे पास माइटोसिस खत्म हो रहा है तो ये क्या होगा? एंड ऑफ माइटोसिस, इनिशिएशन ऑफ अनदर प्रोफेज। अब यहाँ पे देख लिया हमारे पास प्रोफेज है, तो द इनिशिएशन ऑफ अनदर प्रोफेज इज नोन एज इंटरफेज। इंटरफेस को आपने किस तरीके से डिफाइन कर लेना है? इट इज द पीरियड, ये वो पीरियड है जो कि दरमियान में होता है बिटवीन एंड द एंड ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के अख्ताम पे और इस तरह दोबारा से माइटोसिस के शुरू होने पे जो साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। और याद रखिए, इंटरफेस से रिलेटेड आपने कुछ इन्फॉर्मेशन को भी याद कर लेना है। इंटरफेस को हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। नॉन डिवाइडिंग फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज क्यों कहते हैं अभी हमें अंडरस्टैंड कर लेना है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, रेस्टिंग फेज भी इसको कहते हैं। रेस्टिंग फेज, और ये चूंकि प्रिपेरेटरी फेज भी है, यानी यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है, प्रिपेरेटरी फेज। इंटरफेस को नॉन डिवाइडिंग फेज क्यों कहते हैं? चूंकि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि यहाँ से जो पेज स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर सेल ने डिवीजन नहीं कर लेना है। सेल ने डिवीजन कहाँ पे ख़त्म कर लेना है? माइटोसिस के अंदर।
फर्दर सेल ने ग्रो कर लेना है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल होता है उसके लिए डुप्लीकेट होना है, डीएनए ने डुप्लीकेशन होना है, ये सारा का सारा हमारे पास इस फेज के अंदर आता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इंटरफेस क्या है, नॉन डिवाइडिंग फेज। दूसरा पॉइंट क्या है, रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं, वो इसी वजह से इसके अंदर सेल ने रेस्ट कर लेना है। और तीसरा पॉइंट क्या है, प्रिपेरेटरी फेज। सेल इसके अंदर प्रिपरेशन कर लेना है दोबारा से माइटोसिस के लिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट क्लियरली लिखे हैं। आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्लियर कर लेना है कि इंटरफेस को हम क्यों कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, इंटरफेस के अंदर हमारे पास कुछ फेज आते हैं। फेज नंबर 1 क्या है, G1 फेज। तो यहाँ पे मैं आपके साथ मेंशन कर लेता हूँ, इसके अंदर कुछ फेजेस हैं। फेज की अगर हम बात करें तो G1 फेज है, G2 फेज है, और इस तरह एस फेज है। और इसके साथ साथ एक और फेज भी है जिसको कहते हैं G0 फेज। अब इन तीनों को हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लेना है कि G1 क्या है, G0 क्या है, G2 क्या है और S फेज क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं G1 फेज। G1 फेज क्या है, यहाँ पे मैंने क्लियर डायग्राम्स के अंदर शो किया है। यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट होगा वो G1 से रिलेटेड होगा, यहाँ से फिर S स्टार्ट होगा और फिर G2 पे ख़त्म होगा। तो G1 क्या है, याद रखिए जो स्टूडेंट, सबसे पहले पॉइंट आपने याद कर लेना है, ये पोस्ट माइटोटिक फेज होगा। पोस्ट माइटोटिक फेज का मतलब क्या होता है, आपने पोस्ट ऑफिस के बारे में सुना है। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक एक चीज़ को मुंतकिल कर लेना। माइटोसिस के अंदर चूंकि सेल ने डिवीजन कर लेना है, फिर फर्दर इसने G1 के अंदर एंट्री कर लेना है। तो इस बेस के ऊपर हम कहते हैं G1 फेज को पोस्ट माइटोटिक फेज। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल है। फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज। और इसके साथ साथ ये क्या है, इन दिस फेज न्यूली प्रोड्यूस सेल। जो न्यूली प्रोड्यूस सेल होते हैं, न्यूली प्रोड्यूस्ड सेल, उसने साइज के लिहाज से ग्रो कर लेना है। तो ग्रो इन साइज। ग्रो इन साइज से क्या मतलब, ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर सेल ने ग्रो कर लेना है यानी ग्रोथ कर लेना है साइज के लिहाज से, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको खुराक भी चाहिए और दूसरा इसके अंदर एंजाइम्स होगा। खुराक जो होगा वो एक्सटर्नल फैक्टर होगा, क्योंकि उसने बाहर से आना है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर होगा। एक्सटर्नल फैक्टर। और फिर एंजाइम्स का काम क्या होता है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, यानी मेटाबोलाइट कर लेता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी। के अंदर एंजाइम ने क्या करना है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसके अलावा इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, अंडरगोज केमिकल चेंजेस। वो केमिकल चेंजेस किस सूरत में, प्रोटीन फॉर्मेशंस की सूरत में, यानी प्रोटीन्स यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज। और किस तरीके से नॉर्मली हम क्या कहते हैं, और किस तरीके से नॉर्मली जब डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अब याद रखिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट भी आपने याद कर लेना है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा था, एक्सटर्नल फैक्टर। याद रखिए G1 फेज होता है, इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर भी होता है और इंटरनल फैक्टर। मींस यहाँ पे दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो दोनों फैक्टर कौन से होंगे, फैक्टर्स की अगर हम बात करें, एक इंटरनल होगा और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर होगा, और दूसरा एक्सटर्नल
एक्सटर्नल से क्या मतलब, जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया, इंटरनल का मतलब यहाँ पे जीन्स होगी। यानी क्या मतलब, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास चूंकि डीएनए होता है, अब याद रखिए अगर डीएनए खुदा ना ख्वास्ता डैमेज हो गया, क्या हो गया, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास डीएनए है, खुदा ना ख्वास्ता इस डीएनए के ऊपर कोई खराबी आ जाए ना डैमेज हो जाए, तो याद रखिए इस पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। और म्यूटेशन से फिर हमारे पास डिफरेंट बीमारियां काज होती है। अगर हम कैंसर की बात करें, इस तरह बाकी हमारे पास जितनी भी बीमारियां होती है वो यहाँ से काज होते हैं। तो G1 का काम क्या होता है, G1 का काम क्या होता है कि इस डीएनए को दोबारा से इसने रिपेयर कर लेना है। तो ये पॉइंट भी आपने साथ में रखना है कि G1 का काम क्या होता है, जो डैमेज डीएनए होता है उसको दोबारा से रीअपियर कर लेता है। कौन फेस कर लेता है, G1 फेस कर लेता है। तो ये जितनी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की ये G1 से रिलेटेड थे। एक और पॉइंट आपने याद कर लेना है, वो पॉइंट क्या है, टाइम के लिहाज से, लेकिन ये डिपेंड कर लेता है, कुछ बॉक्स के अंदर लिखा है कि टाइम लगता है 9 से, कुछ बुक्स के अंदर मेंशन है 8 to 12 और कुछ के अंदर 10 भी मेंशन है। लेकिन आपने वो पॉइंट याद कर लेना है जो आपके बुक्स के अंदर मेंशन है। 9 और अगर मेंशन है तो 9 करेक्ट होगा, 8 to 12 है तो फिर वो करेक्ट होगा, और अगर 10 और मेंशन है तो फिर आपने ये याद कर लेना है। ये क्यों मैंने आपको इस तरह 3 पॉइंट लिख दिए, इसलिए अगर हम सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए तो फिर आपने थोड़ा सोच लेना है कि कौन सा पॉइंट मेरे बुक से रिलेटेड था, तो फिर वो आपने चूज कर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं एस फेस की तरफ। जिस तरह ये साइकिल चलता है इसके साथ साथ हमने चलना है। क्या मतलब ये कि G1 फेस के अंदर जो बातें हमने डिस्कस की, फर्स्ट फेज होगा लॉन्गेस्ट होगा, इसके अंदर सेल ने ग्रो कर लेना है जो न्यू सेल होगा, फिर इसके अंदर हमारे पास कुछ इंटरनल फैक्टर इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। अब यही सारा का प्रोसीजर हमने इस फेस के अंदर लेके जाना है, और किस तरीके से, याद रखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज का मतलब क्या होता है, यानी इसके अंदर जो डीएनए होगा उसने सिंथेसाइज होना है, मीन रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर, यानी इसके अंदर डीएनए ने रिप्लिकेशंस कर लेना है। और तीसरा क्या है, सेल ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द सेल, क्योंकि यहाँ पे सेल ने क्या स्टार्ट किया था, ग्रो, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रो होगा। कंटिन्यूसली का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, इसने कंटिन्यूसली ग्रो होना है किस फेज के अंदर, एस फेज के अंदर। एस फेज का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपके पास अर्गिनली है या डीएनए है, वो सबसे पहले क्या होगा, इसका रिप्लिकेशन होगा, फिर फर्दर सेल ने ग्रो कर लेना है साइज के लिहाज से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम टेक प्लेस। यहाँ पे प्रोटीन भी हमारे पास हिस्सा लेंगे और इसके साथ साथ एंजाइम भी। ये कौन सी फेज के अंदर, एस फेस के अंदर। तो आपने एस फेस से रिलेटेड जितनी पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस की, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने याद कर लेना है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ और सिर्फ आपने ये पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट, जिस तरह यहाँ पे हमने टाइम की जिक्र की कि 9 हो, 8 to 12 हो या 10 हो, इस तरह इसके अंदर भी कुछ एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी से मतलब ये है कि कुछ बुक के अंदर लिखा है 10 हो या इस 10 होगा। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये पॉइंट भी लिखना है। चलते हैं G2 फेस की तरफ। जिस तरह यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था G1 पे, एस फेस के अंदर आ गए और G2 फेस के अंदर। अब G2 फेस के अंदर क्या होते हैं, इससे रिलेटेड आपने कुछ इन्फॉर्मेशन याद कर लेना है। याद रखिए जिस तरह हमने बात की कि इसके अंदर हमारे पास जो एस फेस था, इसके अंदर रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर होता है। यहाँ पे जो सेल होगा उसने प्रिपेयर होना है एम फेस के लिए। सबसे पहले पॉइंट आपने ये तो याद कर लेना है कि G2 फेस को जिस तरह पे मैंने लिखा था पोस्ट माइटोटिक फेज, ये प्री माइटोटिक होगा, प्री माइटोटिक, यानी माइटोसिस से जो पहले फेज होगा वो कौन सा फेज होगा, G2 फेज होगा। और अगर आप इसको डिफाइन करेंगे, ये वो पीरियड है, it is the period between the completion of DNA synthesis and the beginning of active mitosis।
यानी ये वो फेज बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ डीएनए एंड द बिगिनिंग ऑफ एक्टिव माइटोसिस। अब इस फेज के अंदर चूंकि डीएनए सिंथेसिस हो रहा था तो इसने कंप्लीट होना है बिफोर G2 फेज, और इस तरह इसने दोबारा से रीएक्टिव होना है माइटोसिस फेज के लिए। तो ये कौन सा फेज होगा? G2 फेज। इससे रिलेटेड आपने कुछ इन्फॉर्मेशन याद कर लेना है। एक तो ये कि इसके अंदर सेल ने प्रिपेयर होना है, सेल प्रिपेयर फॉर एम फेज। दूसरा पॉइंट क्या होगा? जो अर्गिनली होंगे वो डुप्लीकेट होंगे, अर्गिनली डबल। और थर्ड पॉइंट प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने लर्न कर लेना है अबाउट G2 फेज। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है G0 फेज। अब G0 का मतलब क्या है? ये माइटोसिस के बाद स्टार्ट होता है। मतलब ये कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक जनरल डायग्राम बना लेता हूँ। ये क्या है? एक सेल साइकिल है। अब ये M फेज है, ये G1 है, ये S है, ये G2 फेज है। यहाँ से बाहर एक फेज होता है जिसको G0 फेज। अब याद रखिए G0 फेज के अंदर न सेल ने डिवाइड होना है, न सेल ने प्रिपरेशंस कर लेना है, जिस तरह G1, S और G2 फेज के बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ सेल लाइव होता है, यानी सेल लिविंग। मतलब ये कि लेट सपोज हमारे पास एक सेल है, वो यहाँ पे आ गया, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रेस्ट कर लेता है और इसने दोबारा एंट्री कर लेना है G1 फेज के अंदर। लेकिन कुछ सेल बॉडीज के अंदर इस तरह भी होते हैं कि एक दफ़ा वो डिवाइड होते हैं, फिर दोबारा से वो डिवीजन थ्रू आउट लाइफ नहीं कर लेते। लाइक अगर हम बात करें आई सेल्स के, जो सेल है वो एक दफ़ा अगर डिवाइड होते हैं तो दोबारा वो डिवीजन नहीं होते। इसके अलावा अगर हम और सेल की बात करें, लाइक लीवर के सेल हो गए या किडनी के हो गए, तो वो क्या कर लेते हैं? कुछ टाइम के लिए सेल्स के अंदर आते हैं और दोबारा से वो फिर G1 की अंदर आते हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? G0 फेज के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया अबाउट इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस क्या है? डायग्रामेटिकली मैं आपको अंडरस्टैंड किया कि आपने किस तरीके से इसको डिफाइन कर लेना है। और फिर इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन थे, यानी G1 हो गया, G2 हो गया और S फेज हो गया, इसके जो करेक्टराइजेशंस थे वो मैंने आपके साथ बहुत ब्रीफली डिस्कस की। इसका कंसेप्ट क्या है आपने इसको लर्न कर लेना है फॉर नेक्स्ट टॉपिक। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट माइटोसिस। माइटोसिस क्या है और माइटोसिस के अंदर फिर फेजेस आते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप इस लेक्चर को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड करें कि ये टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हेल्प देगा। डियर स्टूडेंट, अगर इस टॉपिक्स के अंदर आपका कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हो, और डायरेक्टली मिशन MBBS पेज यानी फेसबुक पेज के थ्रू आप रब्ता कर सकते हो, या इंस्टाग्राम्स के ऊपर कोई भी मसला हो इस टॉपिक से रिलेटेड या बाकी सब्जेक्ट के अंदर, यू कैन आस्क फ्रीली। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले और ख़ुद भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाए।